ओके। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ये टॉपिक है, ये आप लोग पहले भी आई गेस पढ़ चुके होंगे, तो रिवीजन समझ लें इसको। या आप ये समझ लें कि जो आपने पहले पढ़ा है अब वो एक नए तरीके से आप पढ़ रहे हैं। सो टॉपिक का नाम है, अगेन आपके नोट्स में ये मौजूद है, कैपिटल। यू नो दैट व्हाट इज कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। नोट्स में असल में थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, सो दैट जब आप कभी नोट्स पढ़ें तो फिर आपको समझ में आ जाए कैपिटल क्या होता है। एक चीज होती है कैपिटल, एक चीज होती है कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मींस योर इक्विटी, कैपिटल मींस क्लेम। कौन सा क्लेम? रेजिड्यूल क्लेम, बचा हुआ। Capital means net assets. Net assets means assets minus liability is equal to net assets. Assets में से liability निकाल दें तो net assets होते हैं, और net assets को हम क्या कहते हैं? Equity कहते हैं। Capital maintenance का मतलब होता है capital recovery, capital को maintain करना, इक्विटी को मेंटेन करना। इक्विटी के अंदर जिन रीजंस की वजह से चेंज आता है, और जब वो चेंज आने की वजह से इक्विटी कम हो जाती है या इक्विटी ज़्यादा हो जाती है, but there is a certain limitation and there is a certain minimum requirement. You need to maintain the capital, you need to maintain the equity. इसको हम कहते हैं कैपिटल रिकवरी। इट्स नथिंग न्यू, इट्स जस्ट कि जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है इसको आप न्यू एंगल से समझे, आप देख रहे हैं। अब रिकवरी का क्या मतलब होता है कि कैपिटल रिकवर करना, इसका क्या मतलब है कि इट मींस दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस अ बिजनेस has at least maintained the amount of its net assets during an accounting period. So it means that कि profit is the excess of opening capital. Profit क्या हुआ? Excess of opening capital हुआ। इसको मतलब I guess that it's very easy what I'm saying, it's very easy to comprehend, but चले मैं इसको थोड़ा सा यूं करके समझाती हूँ कि अगर आपके पास बिगिनिंग के अंदर 100 रुपए कैपिटल था और अब 111 है, तो पहली बात तो ये कि आपने कैपिटल को रिकवर कर लिया। ये 100 एटलीस्ट यहाँ पर भी 100 होना चाहिए। यू हैव रिकवर्ड द कैपिटल एंड अबव ऑल यू हैव समथिंग इन एक्सेस, एंड दैट समथिंग इन एक्सेस इज व्हाट? दैट इज योर प्रॉफिट, एंड दिस एक्सेस यू कैन गिव एज डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर। इस पे किसका हक है? इसमें शेयर होल्डर का हक है। ठीक है, तो कैपिटल आपने रिकवर कर लिया, कैपिटल आप मेंटेन कर लिया। जो बिगिनिंग में 100 रुपए था, एंडिंग में भी 100 रुपए होना चाहिए। इट मींस यू हैव रिकवर्ड योर कैपिटल, योर इक्विटी, योर नेट एसेट्स। इट मींस दैट यू हैव मेंटेन्ड योर नेट एसेट्स एंड यू हैव समथिंग एक्सेस इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अब ये लॉस भी हो सकता है। लॉस जब होगा तो इसका मतलब है आपने रिकवर नहीं किया, आपने मेंटेन नहीं किया कैपिटल। जो आपने पहले इन्वेस्ट किया था अब वो नहीं रही उसकी उतनी अमाउंट, और क्यों नहीं रही? So it means there is a reduction due to loss. So profit should not be recognized until a firm has at least maintained the profit, at least maintain the amount of its net assets during an accounting period. अगर यहाँ पे ये 90 होता तो क्या कोई प्रॉफिट हुआ? क्या कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द नेट एसेट at least 200 rupees. You fail to maintain, you fail to recover. So that's why there is no profit. You cannot recognize profit. Now you have to recognize
and bear loss of 10 rupees. So अगर हम पुरानी एंट्रीज देखें, इसी को ही देखें, तो हमने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट। कैपिटल होता क्या है? देखें, कैपिटल के अंदर वो जो हम सोशी बनाते हैं ना, हम बनाएंगे, आपके साथ भी बनाएंगे। जब हम सोशी बनाते हैं, हमारे पास कैपिटल होता है, बिगनिंग बैलेंस होता है, एंडिंग बैलेंस होता है। सो रिटेन अर्निंग इज आल्सो योर शेयर होल्डर इक्विटी, योर शेयर प्रीमियम इज आल्सो योर शेयर होल्डर इक्विटी, revaluation surplus is also a part of your shareholder equity. Anything which is not recycled in your not recycled through your income statement, it will become the part of your equity. So anything which is bringing changes in your equity position from the beginning of the accounting period to the ending of the accounting period, वो सब सोशी का पार्ट होता है। ड्राइंग कर ली, सो इक्विटी कम हो गई, लॉस हो गया, इक्विटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया, इक्विटी बढ़ गया। इसके अलावा व्हाट एल्स? एनीहाउ, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी, इक्विटी बढ़ गई। तो समझे, अगर आपने कैश डेबिट किया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से। अब आपने क्या किया कि इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, सपोज 20 रुपीज का। अब इज देयर एनी इफेक्ट ऑन इक्विटी? नो, इस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विटी में, इसका होगा, इसका नहीं होगा। अब देखते हैं कैसे इफेक्ट आता है। हमने इन्वेंट्री बेच दी, कितने में? 30 में। So cash debit, revenue credit 30 से। और एक और एंट्री करेंगे, CGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 20 से। इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब ये 10 किसको दे देंगे हम? अब देखें, ये 10 तो प्रॉफिट आ गया ना, फिर रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। हमने अपना, अब हम अगर अब हम देखें कि हमने अपना कैपिटल मेंटेन किया है या नहीं किया, हमने रिकवर किया है या नहीं किया। सो लेट्स मेक अ टी अकाउंट ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल। बिगनिंग बैलेंस कितना था? 100। एंडिंग भी कितना होना चाहिए? 100। इतना ही मेंटेन करेंगे ना। प्रॉफिट कितना हुआ? 10। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर दें? डिविडेंड दे देते हैं 10। हो गया ना मेंटेन। अब डिविडेंड की एंट्री पास कर देते हैं, डिविडेंड डेबिट बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रा इक्विटी, और डिविडेंड पेबल क्रेडिट 10 से। तो ये था हमारा सिर्फ कैपिटल का कॉन्सेप्ट पहले तो, और फिर है हमारा कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। फर्दर, अभी मैंने कहा था कि जो फ्लक्चुएशन आती हैं, चेंजेस आती हैं कैपिटल के अंदर, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो कैपिटल इंक्रीज कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी। डिक्रीज कब होगा? जब लॉस होगा, जब विड्रॉल्स होंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो फ्लक्चुएशन होती हैं, हाउ कैन वी मेजर दीज फ्लक्चुएशंस? ये जो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिगिनिंग बैलेंस जो था, अब एंडिंग बैलेंस वो नहीं है कैपिटल का, तो ये फ्लक्चुएशन हो रही है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग capital balance in one accounting period. Now, how to measure these fluctuations? Now, there are two approaches to measure the fluctuation of capital maintenance and recovery. Number one is
financial maintenance, financial maintenance, and number 2 is physical maintenance. ठीक है, अच्छा, इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं क्वांटिटी बेसिस पर। क्वांटिटी बेसिस पर जब क्वांटिटी आ गया तो इसका मतलब है मनी टर्म्स आ जाएगा, मनी टर्म्स आ जाएगा। और ये क्या है, इसको हम मेजर करेंगे क्वालिटी बेसिस पर, और इसका मतलब होगा रियल टर्म। इसको आगे मैं फर्दर अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ओके, फिजिकल मेंटेनेंस या कॉन्सेप्ट से पहले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद दोनों की साथ ही एक एग्जांपल करेंगे कि फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल वैल्यू है इक्विटी की एट द एंड ऑफ द पीरियड exceeds the financial value of equity at the beginning of the period. Financial value of equity ending exceeds sorry ये एकदम रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ इक्विटी एंडिंग, जो एंडिंग में आपके आता है अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर 31 को जो फाइनेंशियल वैल्यू होगी इक्विटी की एक्सीड्स द फाइनेंशियल वैल्यू, मैं पूरा लिख रही हूँ कहीं आप इसको फ्यूचर वैल्यू ना समझ लें, exceeds the greater than the financial value of equity at the beginning of the period, at the beginning of the period. This is financial maintenance after adjusting for any additional equity, मतलब कोई भी अगर आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं या इक्विटी रेस की है और डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि 100 था, फिर उसके बाद क्या हो गया 10 से वो एक्सीड कर दिया, बिगनिंग जो है वो 10 से एक्सीड कर गई और एंडिंग ज्यादा हो गई। अब मेंटेन करने के लिए 100 और 100 हमने एडजस्टमेंट क्या की, हमने एडजस्टमेंट की कि हमने अपने प्रॉफिट 10 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सही है। So this is financial concept of capital maintenance. अब इस मनी टर्म, हम बेसिकली मनी टर्म में देख रहे हैं, हम बेसिकली अपनी इक्विटी को क्वांटिफाई कर रहे हैं, कितनी अमाउंट से हमारी इक्विटी बढ़ रही है मनी वाइज, और क्या वो रिकवर्ड हो गई है, मेंटेन कर रहे हैं जो बिगिनिंग में थी इक्विटी वही एंडिंग में। दिस इज अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग हम यूज करते हैं इसके लिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ये है कि जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं
या जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन होती है, इफ वी आर मेजरिंग दैट ट्रांजैक्शन on cost basis, that is historical cost accounting. And historical cost accounting is based on the concept of money, financial capital maintenance. याद रखना है इस बात को. Historical cost accounting is based on the concept of money, financial capital maintenance. Physical concept of capital maintenance क्या है? अगर आपने एक इक्विटी रेस की है, बिगिनिंग इक्विटी है, बिगिनिंग कैपिटल है, बिगिनिंग कैपिटल, बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट से you were buying some inventory or some raw material which you're using in your production, and with that production and with that investment, that equity which you're using in order to buying that inventory or raw material or anything which is increasing the production capacity of the company, or it is making efficient its operation, तो वो चीज आती है आपकी फिजिकल मेंटेनेंस के अंदर. मीन्स दैट द कैपिटल ऑफ एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड. ये जो कैपिटल जो है वो अब हम इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं. यहाँ हम फाइनेंशियल एंगल से देख रहे थे, यहाँ हम किस एंगल से देख रहे हैं? यहाँ हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी या ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी के एंगल से देख रहे हैं. प्रोडक्टिव कैपेसिटी और ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी. ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी कि जो साल के शुरू में कैपिटल से प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी, वो साल के आखिर में भी मेंटेन्ड रहनी चाहिए, मेंटेन्ड रहनी चाहिए वो भी. तो अब यहाँ पर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. So the main concern क्या होता है यूजर्स के लिए when we are talking about the physical maintenance, जो main concern होता है, the users of financial statement का main concern होता है that it is with the maintenance of the operating capability of the entity. ये उनकी main expectation होती है कि productive capacity के ऊपर जो हमने investment की है, हमें उसको साल के आखिर तक मेंटेन करके रखना है, बल्कि एक्सीड भी करना है. ओके, सो नाउ लेट्स डू द कॉन्सेप्ट जिसमें हर चीज आ जाएगी, फिजिकल भी आएगी और फाइनेंशियल भी आएगी. सो आई एम राइटिंग अ डेटा हियर. सो 31/12/17 को 2017 31 दिसंबर एबीसी लिमिटेड है, और एबीसी लिमिटेड की इक्विटी थी एज ए इक्विटी ऑफ ₹500,050 ऑन फर्स्ट 18 को, यानी एक साल गुजर गया, वन अकाउंटिंग पीरियड. परचेज की कंपनी ने 250 यूनिट्स at the rate of ₹2,000 per unit to be sold afterwards. इन्वेंट्री खरीदी. अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है हमारी ट्रांजैक्शन? तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है कि 250 यूनिट्स जो हैं हमने बेच दिए हैं at the rate of 2200 per unit. So there was a general inflation. 3%. जनरल इन्फ्लेशन होती है, देखें, एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होती है, एक जनरल इन्फ्लेशन होती है.
इन्फ्लेशन जो होती है वो होलसेल बास्केट या होलसेल कंजम्पशन की जो एक बास्केट होती है हमारी मेन गुड्स एंड सर्विसेज की, होलसेल पे भी होती है और कंज्यूमर बास्केट पे भी होती है कि जिसमें आपके 8-9 प्रोडक्ट होते हैं, उनकी बेसिस पर हम एक जनरल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं जो हमारे मुल्क की होती है। स्पेसिफिक ये होती है कि जो पर्टिकुलरली उस बास्केट के अंदर जो गुड्स होते हैं वो किस हिसाब से उनकी प्राइजेस किस परसिस्टेंटली किस तरह बढ़ रही हैं। और फिर जाहिर सी बात है इंडिविजुअल तौर पे भी हम उनकी उन कंज्यूमर गुड्स की परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं और फिर उसका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं एंड देन इट बिकम्स अ जनरल इन्फ्लेशन। So general inflation is 3%, and the particularly that product which we are buying, that is any type of inventory in which the business is dealing. So just something specific to inventory inflation is 7%. Inventory inflation is 7%. अब इसमें इन्फ्लेशन कहाँ से आ रहा है? इन्फ्लेशन ऐसे आ रहा है कि देखें, जिस जब आपकी बिगनिंग इन्वेस्टमेंट थी, बिगनिंग इक्विटी थी, बिगनिंग कैपिटल थी, अगर हम विदाउट इन्फ्लेशन देखें तो एंडिंग में हमें उतना ही रिकवर करना है। लेकिन ये भी तो देखें ना कि इन्फ्लेशन हर साल होती है, तो जो बिगनिंग में आपका 100 रुपए था और जो एंडिंग में भी हमने 100 को मेंटेन कर दिया, क्या इस 100 की, अब आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल टर्म, वो जो मैंने लिखा था यहाँ पर, यहाँ मैंने जो लिखा था मनी टर्म, वो तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब आई एम डिस्कसिंग रियल टर्म, क्वालिटी बेसिस डिस्कस कर रही हूँ, तभी इन्फ्लेशन आ रहा है। वो जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं ना, अभी मैंने मनी टर्म कर लिया है डिस्कस, और अभी क्वालिटी टर्म कर रही हूँ, यानी रियल टर्म कर रही हूँ, क्वालिटी अप्रोच। तो क्या रियल परचेजिंग पावर बढ़ी है इस 100 इक्विटी की? तो आंसर है नो, बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो 100 बिगनिंग में आप खरीद सकते थे प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए कुछ भी, वो अब एट द एंड आप नहीं खरीद सकते, 100 की उतनी चीजें नहीं आएंगी। तो जो रियल परचेजिंग पावर है कंपनी की इक्विटी की वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि रियल टर्म में भी कंपनी के कैपिटल को मेंटेन करना है, कंपनी के कैपिटल को रिकवर करना है। सो वी हैव टू लुक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन। ये आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, देयर इज समथिंग रियल रेट एंड नॉमिनल रेट। रियल रेट मींस कि एक्चुअली रेट कितना बढ़ा है इंटरेस्ट का, और नॉमिनल मींस कि रियल प्लस इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का इसमें कितना रोल है बढ़ने में, दैट इज नॉमिनल। यहां पर भी वही बात है कि रियल टर्म में असल में परचेजिंग पावर कितनी थी इस कैपिटल की, रियल टर्म में भी आपने अपने कैपिटल को मेंटेन करना है, रिकवर करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन है क्वालिटी बेसिस की, रियल टर्म बेसिस की, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस में दो चीजें होती हैं, एक मनी टर्म है और एक रियल टर्म है। ओके, तो अब ओके, अब आगे
हमारी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? हमारी रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन कैपिटल, and what amount should be available at year end, should be available at year end. ओके, इसके साथ लिख लेते हैं कि what amount of dividend to be distributed may be given or distributed. थर्ड देख लेते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपने के ट्रांसफर टू इन्फ्लेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू इन्फ्लेशन रिजर्व। इन्फ्लेशन रिजर्व जो भी रिजर्व्स होते हैं वो हम प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। इन्फ्लेशन रिजर्व अच्छा, अब किस तरह करना है आपको, किस बेसिस पे करना है आपको? फाइनेंशियल वैल्यू, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में पूरा नहीं लिख रही, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म में करना है। नंबर 2, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म में करना है। और 3, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परचेजिंग पावर की, हमारे परचेजिंग पावर ऑफ कैपिटल की, और जनरल इन्फ्लेशन यूज होगा। और यहाँ क्या होगा, अगर आप सामने होते तो मैं पूछती यहाँ क्या होगा। ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर तो उसी प्रोडक्ट, उसी इन्वेंट्री रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की बात होगी। तो यहाँ होगा स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। अच्छा, let's make a small income statement. और फिर तीनों हम ना यहाँ से इसको कर लेते हैं, यहाँ पर एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमें 3 काम करने हैं ना, हमें करना है FCM मनी टर्म, FCM रियल टर्म की इनकम स्टेटमेंट, और FCM फिजिकल। तो नंबर 1 मनी टर्म, और मनी टर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग कर देते हैं। सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रियल टर्म, और रियल टर्म में क्या है, जनरल इन्फ्लेशन, general inflation. And the third one is physical capital maintenance, and we use specific inflation.
सो सेल्स क्या थी हमारी 250 मल्टीप्लाई बाय 2200 ये कितनी होगी 250 multiply by 2200 that is 550,000 same in all cases 550,000 and 550,000 less COGS so COGS में क्या होगा ओपनिंग तो कोई भी नहीं है ना एंडिंग है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ परचेजेस आएंगे तो परचेजेस में 250 मल्टीप्लाई बाय 2000 55 lakh 5 lakh and 5 lakh so कोई एक्सपेंसेस नहीं है कुछ भी नहीं है तो फिर यही हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 50,000 and 50,000 and 50,000 साथ हम यहाँ पर एक इनफॉर्मल सी सोशी बना लेते हैं ऐसी हाइपोथेटिकल सोशी बना लेते हैं हम कि जी शेयर कैपिटल जो था और फिर शेयर प्रीमियम भी था और हमारे पर रिटेन अर्निंग भी थी और हमारा ये टोटल है सो इट्स एन इनफॉर्मल और टोटल समझें कितना था हमारा बिगनिंग बैलेंस it was this so I'm just hypothetically breaking up opening balance is 350,000 इसको कर लेते हैं 50,000 और इसको कर लेते हैं कितना बचा 050 is equal to this ये है 350,000 plus 50,000 plus 550 ठीक है तो ये ज़रा ये आपने एक इनफॉर्मल सी सोशी बना ली है साथ इसमें हम पहला कर रहे हैं मनी टर्म का सो लेट्स मेक इक्विटी T account equity T account financial capital maintenance money term so what is the beginning balance of equity we know that it is अब मनी टर्म के हिसाब से हमारा जो एंडिंग कैरिड डाउन बैलेंस होगा वो भी 500,050 होना चाहिए मेंटेन करना चाहिए अब देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था 50,000 रेफरेंस टू दैट इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाई है तो 50,000 आया था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50,000 now to balance out and to maintain or to recovery of capital हम क्या कर देंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे डिविडेंड से इक्विटी कम हो गई है इसलिए डेबिट आ गई 50,000 की और हमने ये मेंटेन कर दिया अपना इक्विटी ठीक है ये आपका हो गया पहला अब आ जाएं आप अपने दूसरे पर रियल टर्म FCM इक्विटी का आप T अकाउंट बना लें रियल टर्म मैंने समझाया था
कि वी यूज जनरल इन्फ्लेशन कि असल में रियल परचेजिंग पावर हमारे कैपिटल की बड़ी है, हमें इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी कैपिटल रिकवरी के लिए। अदरवाइज हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से हम अपना कैपिटल मेंटेन या रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जब रिकवर नहीं कर पाएंगे, सो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट द इन्फ्लेशनरी फैक्टर इन आवर कैपिटल। नाउ जब हम एक इन्फ्लेशनरी फैक्टर डाल रहे हैं उसके अंदर ताकि कैपिटल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो हमें एक अदद प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन के लिए, कि जो भी इन्फ्लेशन आएंगी हम उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हमारा इक्विटी का बिगनिंग बैलेंस कितना है? 500,050 और एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? क्योंकि देखें, हमें पता है कि हमारा कैपिटल मेंटेन नहीं होगा क्योंकि इन्फ्लेशन जो आ गई है 3% की जनरल इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन आ गई है तो क्या अब इसकी वर्थ उतनी रही है जो परचेजिंग पावर इस इन्वेस्टमेंट की, इस इक्विटी की बिगिनिंग में थी, क्या वो अभी एंडिंग में उतनी रहेगी? इसका मतलब है कैपिटल तो हम मेंटेन ही नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड बिकॉज इन रियल टर्म हम मेंटेन ही नहीं कर पाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम एक अदद इसमें इन्फ्लेशनरी फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो देयर वाज 3% इन्फ्लेशनरी फैक्टर था इसके अंदर, तो 00050 मल्टीप्लाई बाय 3%, सो 1.03 करते हैं इसको इनटू 1.03 5150 5150 है तो 2 कर लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं ऊपर। पहले क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या था? 50,000 था। अब क्या करें? डिविडेंड कितना दें? अब हम चलते हैं ऊपर, जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है यहाँ पर। लेस ट्रांसफर टू इन्फ्लेशन रिजर्व, प्रॉफिट जो है उससे हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? जितना इन्फ्लेशन थी उतना रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर वो कम हो जाएगा। तो हमारा कितना कैपिटल था? मल्टीप्लाई बाय 3%, 15,002, तो कितना आया? 34,998। ये कहाँ चला जाएगा? डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ डिविडेंड कितना आएगा? 34,998। आई होप कि ये बैलेंस हो जाए। प्लस 34,998 is 55,049। हाँ, 5,550, सिर्फ 1 रुपए का फर्क था। अच्छा, अब इसको सोशी में देखते हैं कि सोशी में ये कैसे आएगा। यहाँ रिटेन अर्निंग में पहले हम ऐसा करेंगे कि 50,000 को ऐड कर देंगे और रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो 15,002 माइनस कर देंगे और
डिविडेंड दे दिया जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, तो 34,998 माइनस हो जाएगा, बाकी सब देखिए। फिर यहाँ हम एक अदद यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेंगे इन्फ्लेशन रिजर्व के नाम से। यहाँ आ जाएगा 15,002 और इस तरह आप अपनी सोशी को कंप्लीट कर सकते हैं। So now let's do the third thing, that is the physical capital maintenance. हम इधर भी इक्विटी बना लें, इक्विटी का टी अकाउंट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, बिगिनिंग बैलेंस कितना होगा 5,00050। अब हम यहाँ पर स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा एंडिंग बैलेंस आपका CD कैरीड डाउन 500,050 मल्टीप्लाई बाय 7% है 1.07, तो 535,054। दोबारा ऊपर चलते हैं, इन्फ्लेशन रिजर्व कितना आएगा यहाँ पर, पैट कितना है 50,000 और इन्फ्लेशन रिजर्व में कितना क्रिएट होगा अब 5,00050 मल्टीप्लाई बाय 7%, it will be 5,00050 into 0.07, 35,004. So the remaining is 14,996. 14,996 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर डिविडेंड में। तो डिविडेंड 14,996। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल मेंटेनेंस। जस्ट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरा है हमारा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में जिन यूजर्स जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरेस्टेड होते हैं वो मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट में जो इंटरेस्टेड होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड, कौन से होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इसमें जो पहला पॉइंट होता है कि क्लोजिंग इक्विटी की जो वैल्यू होती है एक्सीड करती है या ग्रेटर होती है ओपनिंग इक्विटी से। इसमें क्या होगा, क्लोजिंग इक्विटी की वैल्यू, अब यहाँ वैल्यू नहीं होगी, अब यहाँ होगा कैपेसिटी। क्लोजिंग इक्विटी की कैपेसिटी ग्रेटर होगी ओपनिंग इक्विटी की कैपेसिटी से। दूसरी बात, इसके अंदर एक होता है मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरा होता है रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। मनी में कोई एंट्री वेंट्री नहीं बनती, कौन सा यूज होती है अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग यूज होती है, हिस्टोरिकल बेसिस पे बनता है। ये किस पे बनती है, जनरल इन्फ्लेशन पर। जनरल इन्फ्लेशन, अच्छा यहाँ क्या होता है कि इक्विटी रिकवर्ड या मेंटेन्ड होती है
या इंक्रीज होती है, मेंटेन्ड कह लें, इंक्रीज कह लें, रिकवर्ड कह लें, by using general inflation rate, general inflation rate यूज होता है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है मेंटेन कर सकें हम, या सेम परचेजिंग पावर हो, रियल टर्म में सेम परचेजिंग पावर हो जो साल के शुरू में थी और जो साल के आखिर में थी। एंट्री क्या बनेगी? रिजर्व वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम प्रॉफिट, सो एंट्री बनेगी P&L डेबिट एंड इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। यहाँ नहीं बनेगी कुछ। अब आ जाए इस पर, यहाँ पर इक्विटी मेंटेन्ड हो रही है या रिकवर्ड हो रही है या इंक्रीज हो रही है बाय यूजिंग स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। पर्पस क्या है इसका? मेंटेन करना, मेंटेन सेम रखना अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को, और हाँ, तो अपनी अभी एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग कैपेसिटी को मेंटेन करना। तो अब मुझे बताएं कि अगर ये हिस्टोरिकल पे था तो ये किस पे होगा? ये करंट पे हो जाएगा, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग पे हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी इसमें भी? ये भी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है, और एंट्री क्या होगी? P&L डेबिट, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। ओके, ये था आपका ये वाला कॉन्सेप्ट।